नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्त, ये जो बायो एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो सीरीज है हमारी, ये आज 7वें चैप्टर जीवों में विविधता वाले चैप्टर पर पहुंच चुकी है। और ये क्लास 9th बायो का लास्ट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी बायो कंप्लीट हो जाती है, एक चैप्टर बचता है, हम बीमार क्यों होते हैं। उस चैप्टर को हम इस सीरियल वाइज चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्लास 9th की जो फिजिक्स है उसकी एनसीईआरटी की जो सीरीज है उस सीरीज को शुरू करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको शुरू करेंगे। यहां पर देखते हैं जीवों में विविधता, ठीक है। जीवों में विविधता को देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर विविधता क्या होती है, इस चीज को जो है समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न से सीधे शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशी के जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, हमें बताना है कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है या फिर सेकंड वाला, या फिर एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो, ठीक है। तो केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशी के जीव के निर्माण की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत के विपरीत कार्य करती हैं, जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं। तो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है? क्यों ए है, अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो केंद्रयुक्त जो कोशिकाएं होती हैं और उनमें क्या होता है, बहुकोशी के जीव के निर्माण की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। जिन कोशिकाओं में केंद्रक होता है वो कोशिकाएं क्या करती हैं, बहुकोशी के जीवों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। क्योंकि इन्हीं खास कार्यों के लिए ये क्या होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। इसलिए क्या है, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, इसको समझते हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें क्या है, श्रम विभाजन पाया जाता है। बिल्कुल श्रम विभाजन जो है पाया जाता है, ठीक है। उनमें क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, तथा वे उसी के अनुरूप क्या करती है, कार्य करती है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जो जिस अंग के लिए क्या होता है, विशिष्टीकृत होती है, उन कोशिकाओं की जो संरचना होती है उसी के अनुरूप होती है, ठीक है। बल्कि जो कोशिकाओं में जो समूह होते हैं कुछ खास कार्यों के लिए क्या होते हैं, विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अतः कथन दो भी क्या है, गलत है। इसी कारण से जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है, गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में एक गर्मी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस भाग की सबसे सही व्याख्या करता है, ठीक है। यहां पर हमको पूछा गया है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, हम जब पृथ्वी को देखते हैं, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम अपने अर्थ की बात करते हैं, तो ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा, ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। तो इस वाले क्षेत्र की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है, ठीक है। प्रश्न में इस वाले क्षेत्र की बात की जा रही है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है ये गर्मी और नमी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो इस भाग की जो सबसे सही व्याख्या कर रहा है वो कौन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पौधों तथा जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा और चक्रवात रहित क्षेत्र है। यहाँ सदाबहार वनों की के लिए प्रतिकूल है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर पौधों और जंतुओं की क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अत्यधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में गर्मी और नमी वाला भाग है, बिल्कुल सही है। वहां पर क्या है, पौधों तथा जंतुओं में क्या है, काफी डाइवर्सिटी देखी जाती है, विविधता देखी जाती है। इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र भी कहते हैं। और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट कहे जाते हैं वो भी सबसे ज्यादा क्या है, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जैव विविधता के आधे से अधिक
भाग कुल एक देश जैसे ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। आप जो पृथ्वी की जो आधी जैव विविधता है वो केवल और केवल इन देशों में है। आप भारत का नाम भी इसमें देख सकते हैं। तो भारत में कितने 4 हॉटस्पॉट है, कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके पैरेलल हमारी जो है एक सीरीज चल रही है पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई। उस सीरीज में भी इस चीज को जो है बखूबी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की जो अवधारणा है किसके द्वारा दी गई? तो वो एक व्यक्ति है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, उनके द्वारा जो है जैव विकास की जो अवधारणा है उसको क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। क्लियर है? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को क्या किया? प्रस्तुत किया। जैव विकास की जो अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया किसने? चार्ल्स डार्विन ने। कब किया? 1859 में। अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की जो अवधारणा है उसको क्या किया? प्रस्तुत किया। ठीक है, एक वैज्ञानिक है अर्नेस्ट हैकल, आर.एच. विटेकर या रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वॉस ने सारे सजीवों को क्या है? जगत किंगडम नाम के बड़े वर्गों में क्या किया? विभाजित करने का प्रयास किया। इसके बाद आता है 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किया गया है निम्नलिखित में से इसमें कौन कौन जो है इसमें सम्मिलित है? ठीक है, जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया उसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी इसमें सम्मिलित है। मोनेरा भी है, कवक भी है, ठीक है, प्रोटिस्टा भी है, प्लांटी भी है और एनिमेलिया भी है। क्लियर? यही 5 जगत वर्गीकरण जो किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। ये वाले जो रॉबर्ट विटेकर है इनके द्वारा ये 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित आर.एच. विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण के में जीवों को 5 जगत कौन कौन से? मोरेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, ये समूह निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। सबसे पहले इनकी कोशिकीय संरचना देखी गई, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, जीव का शरीर एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। इसमें बहुकोशिकीय जीवों की जो संरचना है वो क्या है? जटिल होती है। बिल्कुल सही बात है। कोशिका भित्ति उपस्थित है या फिर स्वपोषण की क्षमता है। कार्ल वॉर्स ने अपनी वर्गीकरण में मोनिरा जगत को जो है आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया 2 भागों में बांटा। ठीक है, जो मोनिरा जो जगत है कार्ल वॉर्स ने 2 भागों में डिवाइड किया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, मोनिरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया तथा और यूबैक्टीरिया के रूप में किसने प्रतिपादित किया? तो किसने जो है बांटा? तो उनका नाम था कार्ल वॉस। क्या नाम था? कार्ल वॉस। क्लियर है? क्या नाम है? कार्ल वॉस नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों के उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया। जैसे जगत, जगत क्या है? सबसे बड़ा जो उपसमूह है वो क्या है? जगत है। फाइलम, जंतु डिवीजन, पादप। ठीक है, पादपों में क्या कहा गया? फाइलम कहा गया। जंतुओं में, ठीक है, फाइलम, जंतु डिवीजन, पादप में। ठीक है, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। अब देखते हैं कोई भी चीज जब हम लिखते हैं, कोई भी जब हम लिखते हैं किसी भी चीज का, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसी भी जीव का, तो उसकी क्या है? जगत का नाम लिखते हैं, वर्ग का नाम लिखते हैं, गण का नाम लिखते हैं, फैमिली का नाम लिखते हैं, वंश का नाम लिखते हैं और जीनस, वंश और जाति का नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है? वंश और जाति से बना हुआ होता है उसका जो नाम होता है। लेकिन वर्गीकरण जब करते हैं तो इन सब भागों में जो है उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई मानी जाती है, यूनिट मानी जाती है, वो क्या है? जाति को माना जाता है, स्पीशीज को माना जाता है। इस प्रकार वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई हो क्या है? स्पीशीज है, जाति है। ठीक है, मोनिरा जगत
अब मोनेरा जगत के बारे में कुछ कहा गया है। जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? मोनेरा जगत के। ठीक है, इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ये जो पहला वाला है ये क्या है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है समझने की कोशिश करते हैं। मोनेरा जगत के जीवों में कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की जो शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवकों में जो कोशिका भित्ति होने या न होने के कारण आए परिवर्तनों से क्या है? भिन्न है। इसलिए जो कथन एक है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो बात कर रहा है कि सभी में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि किसी में होती है किसी में नहीं होती है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही इनके शरीर क्या होता है? बहुकोशिकीय होते हैं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा इस जगत के क्या है? कुछ उदाहरण है। अतः कथन 2 क्या है? बिल्कुल सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जो अमीबा होते हैं और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो उनके लिए जो जगत बनाया गया उसका नाम क्या है? प्रोटेस्टा। क्या नाम जगत है? प्रोटेस्टा। ठीक है, प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम और प्रोटोजोआ इत्यादि क्या है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये क्या आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले क्या है? प्रोटोजोआ वर्ग के क्या है? प्रमुख जीव है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया पाई जाती है। ठीक है, फ्लैजिला नामक की संरचनाएं पाई जाती है। ये स्वपोषी और विषमपोषी क्या है? दोनों हो सकते हैं। कौन? प्रोटोजोआ और या प्रोटिस्टा के नाम से जिनको जाना जाता है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है फंजाई कवक जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस जगत के जीव मृतजीवी होते हैं। इस जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। फंजाई में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इसके जो सभी आंसर है उसका क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। फंजाई विषमपोषी है, बिल्कुल यूकेरियोटिक जीव है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है बल्कि क्या है? यूकेरियोटिक जीव है। ठीक है, ये पोषण के लिए क्या करते हैं? सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो इनको क्या कहा जाता है? मृतजीवी कहा जाता है। इनमें अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं? अंतर संबंध बनाने में सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? सहजीवी जीवों का क्या है? एक उदाहरण है। लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। फंजाई की जो काइटिन नामक जटिल शर्करा से क्या होती है? इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो फंजाई की जो काइटिन से क्या बनती है? इसकी कोशिका भित्ति बनती है। ठीक है, एस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एस्पनजिलस हो गया, पेनिसिलियम हो गया तथा एगेरिकस फंजाई जगत के क्या है? कुछ उदाहरण है। उदाहरण आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि कौन से जगत का क्या है? कौन सा उदाहरण है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लांटी और एनीमिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? कौन कौन से जगत की बात कर रहा है? एक प्लांटी और एक एनीमिलिया। ठीक है, प्लांटी वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जिनमें कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। एनीमिलिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव
जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2, केवल 2, क्योंकि जो प्लांटी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनमें कोशिका भित्ति क्या है? अनुपस्थित नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? उपस्थित होती है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत साबित होता है। क्यों गलत साबित होता है? ठीक है, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत साबित होता है। व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि जो प्लांटी वर्ग के ऐसे बहुकोशी के यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें क्या है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ना कि अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये स्वपोषी होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के सभी पौधों को रखा गया है किसमें? प्लांटी जगत में। ठीक है, एनिमिलिया वर्ग में ऐसे बहुत बहुकोशी के यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें क्या है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी